तो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से लेके 18 तक हम देख चुके थे फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 24 तक। पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के बारे में। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 23 ये जो होगा ये हम देखेंगे किस पे। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 जो है वो फ्रीडम पे है, राइट टू फ्रीडम। एंड आर्टिकल 23 एंड 24 जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये जो दो आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं वो देखेंगे, जिसमें कि 6 आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो बहुत वास्ट है, तो इसको हम डिटेल में एक बाय एक हम कवर करेंगे। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। जो फ्रीडम है वो कौन से टाइप के फ्रीडम है ये बात करता है। देखिए इसमें टोटल तीन तीन छः देयर आर 6 सब क्लॉज। इसमें 6 सब क्लॉज हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में? इसका मतलब होता है कि जस्ट अ सेकंड, ओके। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी सिटीजन है, अपना फ्रीडम है इसके पास कि कोई भी व्यू, कोई भी ओपिनियन, उसका कोई भी बिलीव हो स्ट्रांगली, कन्विंसिंगली, विद स्पीच में, राइटिंग में, प्रिंटिंग में वो बोल सकता है। लेकिन लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर को या फिर किसी को डिफेम नहीं कर सकता, या फिर किसी को ऑफेंसिव वर्ड यूज करके नहीं अपना स्पीच बोल सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। आप किसी को कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको डिफेम करने जैसा आप वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, उसको ऑफेंस करने जैसा वर्ड यूज नहीं कर सकते। दिस इज आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है सब क्लॉज बी। सब क्लॉज बी जो है वो क्या है? राइट, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली? असेंबली का मतलब होता है कि आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली बट विदाउट आर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विदाउट आर्म आपको होना है। विदाउट आर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई भी आर्मोनेशंस नहीं होने चाहिए। आपके पास राइट है, आप पब्लिक मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, बट वो इट शुड बी इन पीसफुल मैनर। दिस इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज सी में है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि आपके पास राइट है, आप कोई भी यूनियन, कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटीज बना सकते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल्स पे आधारित हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो आपका जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर आपका कोई भी एसोसिएशन है, ये हमारा सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और हमारे कंट्री का उसको हैम्पर नहीं करता होगा, ठीक है। अगर वो करता होगा हैम्पर, तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। तो आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने कंट्री को ऊपर लेके रखना है। उसको जैसे कोई डिफेम नहीं, उसकी वजह से आपको आपके एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से इंडिया को कुछ डिफेमेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो दिस इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सब क्लॉज डी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो राइट है वो सिर्फ आपके टेरिटरी ऑफ इंडिया तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते पाकिस्तान चले गए या फिर चलते चलते चाइना चले गए, ठीक है। आप कहीं भी घूम सकते हो इंडिया के अंदर ही। बट इसमें भी ऐसा है कि कोई इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ-कुछ ऐसा एरिया एरिया है जो सिक्योरिटी बेसिस के लिए, या फिर ऐसा-ऐसा एरिया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे आपका एंट्री बैरियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए डिफेंस के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे हम लोग सिविलियंस नहीं जा सकते, ऑब्वियस रीज़न, बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न्स। तो वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकती हो कि मेरा आर्टिकल 19 का सब क्लॉज़ डी राइट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मेरा वायोलेट हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का मतलब होता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका मानना है आज इधर रुक के, आपका मानना है कल कोलकाता चले गए, आपका मानना है फिर अगले दिन पटना चले गए, अगले दिन दिल्ली चले गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस।
एंड लास्ट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस अपने चॉइस का कैरी कर सकते हो। ये अप टू आप पे है, इस पे कोई भी रोक टोक नहीं है। ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज जी में है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इतना डीप में हम क्यों पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 19 तो फ्रीडम की बात करता है, इसलिए पढ़ रहे हैं डीप में, क्योंकि आजकल डीप में पूछने लग रहा है कि ऐसा पूछ सकता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 डी में। ये आपको आंसर देना है। फ्रीडम ऑफ असेंबली बी में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ए में है ना? आर्टिकल 19 ए में। तो फ्रीडम से हमें याद क्या रहेगा कि फ्रीडम, जितना भी फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 ही हमें प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 19 आई होप हमने डीपली थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 20 क्या है? इट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। इसमें 3 सब क्लॉजेस है। आर्टिकल 21 ए, सॉरी 20 ए, 20 बी और 20 सी, दैट इज 1 2 3। नाउ ये होता क्या है? देखिए फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कन्विक्टेड है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई क्राइम किया, तो मेरे को जो सज़ा मिलेगी वो आज के टाइम के हिसाब से मिलेगी। जैसे मान लीजिए आज मैंने कोई क्राइम क्राइम किया और 3 दिन बाद गवर्नमेंट कुछ नया रूल्स लेके आ गई कि अगर आप मर्डर करते हो तो आपको 10 साल की सज़ा है। अभी अगर 5 साल की सज़ा है मेरे को, ठीक है? मान लीजिए आज की डेट में 5 साल की सज़ा है मर्डर करने पे। 3 दिन बाद गवर्नमेंट आती है, बोलती है कि नहीं अब से 10 साल की सज़ा हो गई, लेकिन मैंने क्राइम आज किया है। तो मैं तो तो मेरा जो वैलिडिटी होगा, जो मेरा पनिशमेंट का लीगैलिटी होगा वो आज के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा। ये नहीं कि 3 दिन के बाद क्या रूल बना है। तो जब मैंने क्राइम जैसा किया है, उसी दिन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही लागू रहेगा। तो इसमें भी वही लिखा है। तो वायलेशन ऑफ लॉ, कन्विक्टेड अगर आप होते हो तो लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन होता है। आप जब भी वो क्राइम करते हो उसी के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये नहीं कि आगे जाके आके अगर कुछ भी चेंजेस होता है रूल्स में, उसके हिसाब से मिलेगा। आज अगर आपने क्राइम किया तो टुडे डेट पे जो भी क्राइम है, जो भी क्राइम के लिए सजा है, आपको वही ही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 20 बी। आर्टिकल 20 बी क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दैट इज नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है कि आपको एक ऑफेंस के लिए दो दो बार सजा नहीं मिल सकता। आप चाहे एक का मर्डर किया हो, चाहे आपका 10 लोगों का मर्डर किया हो, मर्डर इज मर्डर। तो आपको सिर्फ मर्डर का ही चार्ज मिलेगा। ये नहीं है कि एक लोग को मारा तो 1 साल की सजा, 10 लोग को मारा तो 10 लोग की सजा, नहीं। अगर मर्डर की सजा 1 साल है तो आप एक लोग को मारो चाहे 10 लोग को मारो, आपको एक ही साल जेल जाना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मर्डर नहीं करना बैठना, ठीक है? जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ इसको मैं। नेक्स्ट है सब क्लॉज 3, जो आर्टिकल 20 का है, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब होता है कि आप खुद के अगेंस्ट खुद गवाह नहीं बन सकते। ये नहीं बोल सकते हाँ मैंने किया। जैसे मान लीजिए आपने मर्डर किया हो या फिर नहीं किया हो, लेकिन आप कन्विक्टेड है कि आप आपने किया है, तो पुलिस ने आपको जेल लेगी, ठीक है? आपको हाई कोर्ट में की लोअर कोर्ट में प्रोड्यूस करा के अब कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हाँ मैंने किया है, तो वो नहीं माना जाएगा। ये क्यों नहीं माना जाता? देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, जब भी आप कस्टडी में जाते हो तो जज वालों को मतलब कोर्ट वालों को ही पता है कि पुलिस कैसा टॉर्चर करती है और वो डराने और धमकाने की कोशिश करेगी। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो भी बोल रहे हो अपने होशो हवास में बोल रहे हो, ये नहीं बोल रहे हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वालों ने आपको डराया होगा, ठीक है? इसीलिए ये एक्ट लाया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप खुद के अगेंस्ट भी विटनेस नहीं बन सकते। दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आई होप आर्टिकल 20 आपको डीपली समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत वास्ट है, थोड़ा तो इसको मैंने थोड़ा सा समराइज करने की ट्राई करा है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है जो दोनों को मिलता है, दैट इज सिटीजन और नॉन सिटीजन। जो फॉरेन सिटीजन है उनको ही मिलता है। तो बेसिकली इसमें है क्या कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है कि आपका मन है, आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब आपको लॉ के अंडर में रह के ही करना है। ये नहीं कि आज मेरा इसका मन किया, इसका चेहरा पसंद नहीं है, इसको मार दिया मैंने, ऐसा नहीं है।
ठीक है? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये दोनों को मिलता है, सिटीजन को भी मिलता है, नॉन सिटीजन को भी मिलता है। तो इसी में ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल सब क्लॉज इसी का आर्टिकल 21A इसका सब क्लॉज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। इट इज राइट टू एजुकेशन। नाउ व्हाट इज राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन एक ऐसा एक्ट है जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है टू चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। कहाँ पे प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं है ना, स्टेट के द्वारा जितने भी एजुकेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। ये कब ऐड करा गया? ये 86 अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड करा गया। कब करा गया? 2002 में ऐड करा गया। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन पार्ट बना आर्टिकल 21 के या फिर फंडामेंटल राइट के। तो ये बना 86 अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 2002 का। तो ये राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। दैट इज 6 to 14 ईयर्स तक आपको कंपलसरी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। आप बोलोगे प्राइवेट में जाऊंगा, उनको बोलूंगा वो तो इतना पैसा लेते हैं। नहीं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपको सिर्फ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, सरकारी स्कूल में जाइए, आपको कोई पैसा नहीं लेना पड़ेगा। आप जाइए वहाँ पे पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज राइट टू एजुकेशन पे आता है आर्टिकल 21। आई होप आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है, आर्टिकल 20 ऑफेंसेस की बात करता है, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, पुलिस आई, आपको अरेस्ट कर दिया गया, तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर ऑफ द अरेस्ट आपको प्रोड्यूस करा जाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने कोई भी केस किया हो, जैसे मान लीजिए आपने मर्डर नहीं किया लेकिन आपको फँसाया जा रहा है कि आपने मर्डर किया, पुलिस आई आपको जेल ले गई। लेकिन पुलिस का ये ज़िम्मेदारी है कि आपको जो जेल ले गई 24 आवर्स के अंदर उनको आपको लोअर कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज़ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो आप आर्टिकल 22 के अगेंस्ट उसके नाम पे केस दे सकते हैं। उस पुलिस स्टेशन के नाम पे भी केस दे सकते हैं, जो भी इंचार्ज है उनके नाम भी केस दे सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई भी केस आता है, कोई भी आप अगर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट में अपील करते हैं तो उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो देखिए ये जो डिटेंशन है ये 2 टाइप के हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट तो समझ में आ गया। अब डिटेंशन क्या होता है? ये तो अरेस्ट तो समझ में आ गया, डिटेंशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए डिटेंशन का मतलब होता है आपको पकड़ना। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन। देखिए पुनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई क्राइम किया और आपको पुलिस लेके गई, उसको बोला जाता है पुनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी बहुत बड़े नेता हो, लेकिन डाउट ये है कि आपकी कोई भी स्पीच से बहुत कुछ हादसा हो सकता है। ठीक है? तो आप क्या कर दिया जाएगा? हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो हाउस अरेस्ट एक टर्म है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तब बहुत लोगों पे लगा था हाउस अरेस्ट। इसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप प्रिवेंट कर रहे हैं कोई भी जैसे आगे कुछ कुछ ज़्यादा मेस ना हो जाए। ओके, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है आपने कुछ इंडिविजुअल क्राइम किया हो, आपको जेल ले गए, तो वो हो गया पुनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है आपकी वजह से अगर कुछ हो सकता है, जैसे आपने बहुत बड़े नेता हो और आपकी स्पीच का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, और आप कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण देते हो, तो आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। किस बेसिस पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से। कौन बोलता है? आर्टिकल 22 बोलता है। आई होप आर्टिकल 22 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ तक जो था ये राइट टू फ्रीडम पे था। नेक्स्ट जो आएंगे वो आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। माने ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं करा सकते। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते। आप लोगों को, जैसे बच्चे, ज्यादातर क्या होता है बच्चों को यहाँ से यहाँ तक किडनैप करते हैं फिर भेज देते हैं बाहर, उनको जबरदस्ती काम करवाते हैं, फोर्स लेबर करवाते हैं बाहर से। तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते।
दिस इज आर्टिकल 23। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लड़कियों को खासकर क्या करते हैं, बाहर जाके एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं ना। छोटे छोटे बच्चों का क्या करते हैं, उनको किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकाल देते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आता है। वो आप नहीं कर सकते। दिस इज आर्टिकल 23 में लिखा गया है। आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। दैट इज जो चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स है वो चाइल्ड लेबर करते रहते हैं, लेकिन मैं वो समझाता हूँ कि चाइल्ड लेबर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चाइल्ड लेबर कब बोला जाएगा, ये बोलता है कि कोई भी बच्चा है, चिल्ड्रन है, मतलब चिल्ड्रन का किसको बोला जाएगा, जो 14 ईयर्स के कम है। उसको 14 साल का कम उसका एज है, 14 ईयर्स से कम एज है, और वो ऐसा एक फैक्ट्री में काम कर रहा है जो कि हजारियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जैसे माइंस हो गया, बैंगल इंडस्ट्री हो गया, क्रैकर इंडस्ट्री हो गया, है ना, पटाखे बना रहे हैं। तो ये हजारियस एक्टिविटी है, तो यहाँ पे उसका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट है। यहाँ पे उसका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट है। बट ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो अगर एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है ऐसा प्लेस में जो हार्मलेस है और इनोसेंट फॉर वर्क है। जैसे मान लीजिए वो होटल में काम करना रहता है, काम कर सकता है, क्योंकि वो हार्मलेस प्लेस है। ठीक है, वो कुछ और अपना दुकान खोलना चाहता है या फिर कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो वो खुद सेटिस्फाइड है और उससे कुछ डेंजरस एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चाइल्ड लेबर कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कोई भी हजार्डियस साइट्स में और हजार्डियस एक्टिविटी में चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। और चिल्ड्रन का डेफिनेशन क्या है, एज 14 से कम। 15 साल का लड़का है वो काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आई होप ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो हम इस आर्टिकल में क्या क्या कवर किया, आर्टिकल 19 कवर किया फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल 20 कवर किया, आर्टिकल 21 लाइफ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 एजुकेशन पे कवर किया, आर्टिकल 22 किस पे कवर किया, डिटेंशन पे कवर किया, है ना। आर्टिकल 23 और 24 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमने अभी तक आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 24 तक पूरा खत्म कर चुके हैं 2 वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 35 पूरा समाप्त कर देंगे आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 19 सब प्लस ए में क्या लिखा गया, आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया। दैट्स इट, सिंपल। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।